नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी पिछली चल रही श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस श्रृंखला में जान लिया था सूफी काव्य धारा में मंजन और इनके साथ में जाना था हमने कुतुबन को, मृगावती इत्यादि इत्यादि महाकाव्यों के बारे में हमने जाना। आज मित्रों हम जान रहे हैं सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख कवि जो इस धारा के थे, सूफी काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि कौन से थे? मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है, देखिए। मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी यानी मुहिउद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। जायस उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में यानी कि सन 1522 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। क्या लिखा जन्म के संबंध में? भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कविवदी। इन पंक्तियों का तात्पर्य ठीक नहीं खुलता। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ यह निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद उन्होंने बताए हैं, अर्थात कि इनके जन्म वगैरह के संबंध में यह बात चल रही है मित्रों। तो जन्म के संबंध में बात यहाँ पे ये साबित होती है कि इन्होंने खुद लिखा है कि भा अवतार मोर 9 सदी, यानी कि मैं 9वीं सदी में अवतार हुआ और 30 वर्ष के बाद में ये कविता शुरू करी है। तो जन्म के 30 वर्ष बाद में देखिए आगे क्या लिखा है इन्होंने, शुक्ल जी ने। देखिए इन्होंने कहा जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मनस्वी की रूढ़ी के अनुसार शाहे वक्त शहंशाह की प्रशंसा की है। शाहे वक्त शहंशाह मतलब उस समय का शहंशाह कौन था? दिल्ली में पदासीन कौन था? शेरशाह दिल्ली सुल्तान चारों खंड तपे जसबानू ओई छाज राजे ओ पाटू सब राजा भुई धरा ललाटू। यानी कि शेरशाह के बारे में लिखा है इन्होंने। शेरशाह सूरी उस समय के तत्कालीन शासक थे। देखिए आगे, शेरशाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी। शेरशाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात सन 1540 में हुआ। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े पहले तो सन 1520 में ईस्वी में बनाए, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय पूरा किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास अलोजौला नामक एक कवि से कराया। उसमें 927 का यह पाठ माना जा गया। शेख मोहिदी जति चतन रकल ग्रंथ संख्या 27 नवसती। यानी कि मित्रों यहाँ पर जन्मकाल के संबंध में इन्होंने मतभेद को स्पष्ट किया है कवि ने, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। कवि ने भी स्पष्ट कुछ यहाँ पे लिख दिया है कि शेरशाह के समय मैंने ये रचना आरंभ करी है, परंतु इन्होंने बाबर की प्रशंसा रचना के शुरू में करी थी। तो कहने का अर्थात ये है कि इन्होंने कुछ 1-2 पद शेरशाह के समय लिखे हैं या फिर कुछ 1-2 बाबर के समय। तो माना जाए तो ये है कि इन्होंने बाबर के समय पर रचना शुरू करी और उसकी शुरुआत बाबर के समय पे ही करी और ख़त्म करते समय पे शेरशाह पे थी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो कोई ग्रंथ हम शुरू करते हैं तो पहले ग्रंथ को पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद में भूमिका वगैरह उसके पीछे लिखते हैं। तो ये हो सकता है कि उन्होंने सारी चीज़ें लिख ली तो बाद में जब लिखे तो शेरशाह के समय पे वो थे। देखिए आगे क्या है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती है, जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे। इसमें कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। मित्रों यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि एक किसी प्रकार की ऐसी भाषा नहीं है जिसमें 27 और 47 एक ही है। इनकी भाषा जायस अर्थात कि उत्तर प्रदेश की है, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर लेखक ने कहा है तो इसमें विचार नहीं है, कुछ बातें हैं।
आगे क्या लिखा है कि इनके जीवन काल के बारे में कुछ लिखा है, यानी कि जन्म काल वगैरह तो यहाँ पे एंड मान लीजिए आप। आगे लिखा है, जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु काजी नसीरुद्दीन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब सिजाउद्दौला से सनद मिली थी, उनकी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यदि यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, यानी कि इनका काल उन्हीं के समकक्ष लोगों ने लिखा है। वो क्या लिखा है, 4 रजब 949 हिजरी। आगे इनके जीवन के बारे में थोड़ा कुछ और परिचय दिया हुआ है लेखक ने यहाँ पे। ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। शेरशाह यानी शेरशाह सूरी। इस पर वे बोले, मोही की हंसैसी की को रही। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। अब इनकी रचना के बारे में आ गए, यानी कि इनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई थी कि इन्हीं के समय, कबीर की तरह इन्हीं के समय पे इनकी चौपाइयाँ और दोहे लोग बाग गाते फिरते थे। अभी कबीर से इनकी तुलना भी की जाएगी। देखिए, इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी 3 पुस्तकें लिखी? एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, आप सब हम जानते ही है। दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। एक छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, प्रेम, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किया गया है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षर कीर्ति का आधार है पद्मावत। इनकी 3 रचनाएं हैं मित्रों। एक में पद्मावत में आप जानते ही हैं किस प्रकार का वर्णन है, रानी पद्मावती के बारे में वर्णन है। तीसरी है जो आखिरी कलाम है, उसमें सबसे ज़्यादा वर्णन है कयामत का। कयामत का मतलब जब धरती समाप्त हो जाएगी उस समय पे क्या क्या होगा, कैसे होगा। एक है अखरावट। अखरावट का मतलब है अक्षरों के संबंध में, तो उसमें एक एक अक्षर से, एक एक वर्ण से, पूरे से आध्यात्म वगैरह से उनके संबंध जोड़ जोड़ करके उनके सबको बताया गया है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से हमें प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की तीर से भरा हुआ है। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों और उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरस विलक्षणता दिखाई पड़ती है। यानी कि इनके संबंध में कुछ और बातें जाननी हो तो एक बार पद्मावत को पढ़ें, उसमें इनका चरित्र बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा सामने कि ये किस प्रकार के चरित्रवान थे, इन्होंने किस प्रकार का हृदय रखा था, ये किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो आध्यात्म पक्ष इनका आता है, गूढ़ता आती है, गंभीरता आती है और भी सारी चीज़ें आती है। देखिए आगे क्या लिखा है। कबीर से इनकी तुलना कैसे करिए लेखक ने। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है। यानी कि कबीर का प्रयास चिढ़ाने वाला माना है इन्होंने, हृदय को स्पर्श करने वाला है नहीं है। मनुष्य के बीच बीच में जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त नहीं हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय आभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उनसे न हुई। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने जो कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में कुछ अनुभव है वो इन्होंने नहीं लिखे, उन्होंने सारे अनुभव लिखे। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा है जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, यानी दोनों में इन्हीं का नाम लेंगे। प्रेम से इन्होंने ही मिटाया है। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन में मर्मस्पर्श की अवस्थाओं के साथ अपने हृदय का उदारपूर्ण सामंजस्य दिखाया है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी जो जायसी के द्वारा पूरी हुई। अर्थात कि ये कह रहे हैं कबीर ने ऐसा काम किया है जो कबीर छोड़ गए उस काम को इन्होंने किया है। कबीर को करना ये था कि बिल्कुल प्रेम को सजग कर देना था और दोनों के हृदय को छूकर उनके मर्म को समझकर, और जब जाके कबीर को जाति पाति की बात स्पष्ट करके और उनके
प्रेम के द्वारा जाति पाति को दूर करना चाहिए था, जो कि कबीर ने नहीं किया, और किया किसने? जायसी ने। ये मानना है श्रीमान रामचंद्र शुक्ल का। तो ये मानना कहाँ तक ठीक है, ये आप एक बार कमेंट में बताइएगा। कबीर ने जो बातें कही है वो क्या चिढ़ाने वाली है? ये भी कबीर के पाठ में इन्होंने नहीं कहा, कबीर की जगह पे इन्होंने नहीं कहा, लेकिन यहाँ जायसी के संबंध में इन्होंने कबीर से तुलना करते हुए कहा है कि कबीर का जो मत है, कबीर का जो प्रयास है मुसलमानों और हिंदुओं को एक करने का, वो चिढ़ाने वाला है। इन्होंने स्पष्ट किया है, 2 बार इन्होंने कबीर का नाम जायसी से साथ जोड़ा है, और वो यही जोड़ा है कि जायसी श्रेष्ठ है, न कि कबीर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। तो देखिए, सबका अपना अपना मत है। जायसी भी श्रेष्ठ कवि है, कबीर भी श्रेष्ठ कवि है। कबीर समाज सुधारक भी थे, जायसी भी समाज सुधारक थे। आगे आप सबका अपना मत है, एक बार अपना मत कमेंट में आप कर सकते हैं। ये श्रीमान रामचंद्र शुक्ल जी का मत है, जो मैंने आपको पढ़ के स्पष्ट बता दिया है। अभी यहाँ तक तो था इनके जीवन परिचय, जन्म और मृत्यु के संबंध में, और जीवन के संबंध में, रचनाओं के संबंध में, इनकी काव्य शैली, काव्य के बारे में। अब स्पेशली हम पढ़ेंगे पद्मावत के बारे में, जो यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज की वार्ता रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।